जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और अब मतदान के दिन की तैयारियां हो रही है। सारी पार्टियां एक्टिव है और अलग अलग तरह से कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठकें भी चल रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में, महायुति में, कांग्रेस में, उद्धव राज ठाकरे में, इन सभी पार्टियों की तैयारियों में बड़ा अंतर है। जहां पर महायुति, शिंदे, बीजेपी, ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमें अपने पन्ना प्रमुखों को कैसे एक्टिव करना है, बूथ लेवल पर किस तरह से कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे कि एक एक वोट सुनिश्चित हो, लोगों को वोट देने के लिए मोबिलाइज किया जा सके, उनको बूथ तक लाना और उनको प्रोत्साहित करना, ये सब किया जा सके। और साथ में डोर टू डोर, अभी एक दिन जो बाकी है उसमें डोर टू डोर कैंपेन कैसे करना है, ये सब चीजों पर तैयारी चल रही है। कांग्रेस में भी इसी तरह की तैयारियां हैं। अजीत पवार, शरद पवार भी ये लोग तो चुनाव ही कम जगह लड़ रहे हैं, तो वहीं के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बीच में हार के कारण खोज रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं नेताओं को एक्टिवेट करना तो बात की बात है, ये लोग पहले बैठ के कारण खोज रहे हैं कि हम हारेंगे तो क्या वजह देंगे, उसी के लिए पहले से माहौल तैयार कर लो। और ये माहौल इन्होंने 13 तारीख से बनाना शुरू कर दिया। 14 पर भी यही बात कर रहे हैं और 15 में तो इनका काम हो ही जाना है। अभी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मिलकर एक पिटाई दस्ता बनाया है जिसे भगवा गार्ड नाम दिया है इन्होंने। अब इसका काम क्या है कि कहीं पर जब दोहरा वोटिंग हो, कहीं पर वोटिंग में गड़बड़ी हो, तो उसमें ये लोग एक्शन लेंगे वहीं तुरंत के तुरंत और उसे रोकेंगे। इन्होंने पहले से तय कर लिया है कि फर्जी वोटिंग होने जा रही है, दोहरी वोटिंग होने जा रही है और इसकी वजह से हम हारने जा रहे हैं। संजय राउत भी यही बात बोल रहे हैं कि वोटों में गड़बड़ी करते हैं ये लोग, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, यहाँ वोट चोरी होती है। यही बात उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, वोट चोरी होती है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चुनाव में तो कांग्रेस वोट चोरी इतना बोल भी नहीं रही है, क्योंकि राहुल गांधी का दखल ही नहीं है, वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, गलत तरीके से वोटिंग की बात कर रहे हैं, दोहरे मतदान, फर्जी मतदान की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने एक पिटाई दस्ता बनाया है, भगवा गार्ड नाम रखा है, 2000 कार्यकर्ता हमने भेजे हैं जो बूथ पर नजर रखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। और उनको हमने ऐसी लिस्ट भी दी है, जो दोहरे मतदाताओं की लिस्ट ईसी ने भेजी है, वो सभी पार्टियों को भेजी जाती है, तो हमने वो भी दी है। अब ऐसे तो सभी पार्टियां और जिनका संगठन मजबूत होता है वो बूथों पर नजर रखने के लिए कार्यकर्ताओं को, एक तरह से इनका बीएलए एजेंट जो है, बीएलए बूथ लेवल एजेंट होता है, वो नजर रखता है, उसको इसी के लिए भेजा जाता है कि कोई नाम आया है, उस पर जो चुनाव कर्मचारी है वो नाम पुकारता है और फिर नाम ढूंढकर जो बीएलए बैठे होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो टिक करते हैं। इसी में ही एक जांच हो जाती है, क्रॉस चेक हो जाता है कि सही नाम उसमें जा रहा है कि नहीं। लेकिन अलग से इन्होंने मारपिटाई करने के लिए लोग रखे, हंगामा करने के लिए रखे हैं। यानी कि देखिए, चुनाव के दिन ये खबरें आने ही वाली है इनकी तरफ से कि नहीं जी, यहाँ गड़बड़ी की जा रही है, वहां गड़बड़ी की जा रही है, वोट चोरी हो रही है, ये चीजें इनकी तरफ से आएंगी ही आएंगी। और हो सकता है कुछ बूथों पर ये लोग हंगामा करें, पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना थोड़ा मुश्किल करें, क्योंकि गुंडागर्दी की तैयारी लग रही है कि भगवा गार्ड बनाए, पिटाई दस्ता बनाया इन्होंने और 2000 कार्यकर्ता उसके लिए लगाए। आप ये कह सकते थे कि हमने बूथ मैनेजमेंट करने के लिए, बूथ पर सही काम नजर रखने के लिए बनाए हैं, लेकिन वजह दे रहे हैं वोट चोरी, दोहरा वोटिंग, चोरी करके हमारे वोटों को जो है हमें हराया जाएगा या हमें हराने की कोशिश होगी, ये सब इनके कारण है। और इससे एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने बोला था अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को भी बोला था कि रात भर जागो, कहीं कोई पैसे देने आए तो उसके कान के नीचे एक बजाओ। ये उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे, नेताओं को बोल रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि पैसे लेकर वोट ना दे। तो यहाँ पर दिखता है कि एक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साफ सुथरे चुनाव हो, लोग जो है अच्छे से वोट दें, कोई दोहरी वोटिंग ना हो, ये अच्छी बात होती है। लोगों को मोटिवेट करना भी अच्छी बात होती है कि आप बूथ तक आए और वोट दें। ये पार्टियों का काम भी होता है कि लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा दिलवाएं। लेकिन पहले से एक माहौल बनाना और नकारात्मक माहौल बनाना कि जैसे वोट चोरी, वोट में गड़बड़ी होनी ही होनी है, ये एक माहौल बना देना, ये दिखाता है कि आप एक आधार तैयार कर रहे हो अपने लिए कि हम तो कल को हारेंगे तो यही बताएंगे कि जी नहीं, हमको तो वोट पड़ रहा था लेकिन कुछ गड़बड़ी कर दी गई,
और उस बीच में जो मतदान के दिन जब देखिए बूथ रिपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है कि आपका क्या हाल है किसी जगह पर, और जब इन्हें नेगेटिव बूथ रिपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर देंगे, सक्रिय कर देंगे कि जी माहौल और बनाओ, माहौल जिसमें हमारी बेइज्जती कम से कम ना हो। तो यही हार के कारण बनाने में लगे हुए हैं, बजाय कि जीतने की कोशिश करने के। और जीतने की कोशिश भी करे कैसे, देखिए जो कांग्रेस की अगर बात करें, शरद पवार की तो चलिए स्थिति ही ऐसी है, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो इनका पुराना एनसीपी का संगठन है वो इनके पास है, कांग्रेस के पास अपना संगठन है, क्योंकि कांग्रेस जिस हालत में थी लगभग वही है, बहुत ज्यादा उसकी पार्टी से छोड़कर नहीं गए उनकी पार्टी से, और ना ही तो कोई है कि पार्टी बहुत मजबूत हुई है, और वो भी गठबंधन में सभी सीटों पर तो लड़ नहीं रही है कांग्रेस भी चुनाव, और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो गठबंधन दल को दी थी वो खाली ही पड़ी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति अलग है, इनके पास कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी ही नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो पिछले 1 साल में नेता गए हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से गए हैं, कांग्रेस और शरद पवार से भी गए, लेकिन सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी से गए, और मुंबई से भी गए हैं और अभी तक जा रहे हैं। 13 तारीख को भी इनके 2 कॉर्पोरेटर पार्टी छोड़कर चले गए। गोरेगांव डिवीजन से इनके पूर्व कॉर्पोरेटर दिलीप शिंदे और उनकी पत्नी प्रमिला शिंदे, वो भी पत्नी भी एक्स कॉर्पोरेटर रही है, इन्होंने यूबीटी छोड़ के शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब आप 13 तारीख समझिए, 15 को तो चुनाव ही है और ये एक्स कॉर्पोरेटर है, फिर भी इन्हें लग रहा है कि हमें शिंदे की पार्टी में जाना चाहिए, वहां कुछ उम्मीद है, तो अंतिम दिन तक छोड़कर जा रहे। संभव है कि वोटिंग वाले दिन भी कोई इनको छोड़कर चला जाए। तो इनके पास संगठन में लोगों की भी कमी है कि जो बूथ लेवल पर काम कर सके, पन्ना प्रमुख की तरह काम कर सके। संगठन के कई लोग चले गए, लेकिन नेता जाता है तो अपने पीछे वो मोहल्ले से, एक नेता के पास एक मोहल्ले में कार्यकर्ता होते हैं अपने, और वो कार्यकर्ता ही चुनाव में एक्टिव होते हैं। जब एक कॉर्पोरेटर जा रहा है, कोई और पदाधिकारी जा रहा है, तो अपने कार्यकर्ता भी साथ लेकर जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी से नहीं वहां के नेता से जुड़े होते हैं, वही पार्टी का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो अपने साथ अपने लोग भी लेके चला जाता है। तो आपके पास फिर बचेगा कौन वहां पर? जो लंबे समय से काम कर रहे हैं वो तो चले गए, अब जो है वो नए हैं, नए लोग जो आपने भी अगर आपकी पार्टी से कुछ जुड़े भी होंगे तो उनकी वो स्थिति, वो सक्रियता नहीं रहती है जो पुराने लोगों का अनुभव वहां पर रहता है, सक्रियता रहती है। तो इसलिए इनके पास लोगों की भी कमी हो गई है, इसलिए भी रैलियां इन्होंने इतनी ज्यादा नहीं की थी, एक ही रैली करके मुंबई में निपटा दिया, जबकि आपके पास सिर्फ बीएमसी है। अगर हम महायुति को देखें तो महायुति ने तो अपना बीएमसी के बाहर भी पैर फैला रखे हैं, उसको वहां से भी उम्मीदें हैं, इनको तो बाहर से उम्मीदें भी ना के बराबर है। आपका फोकस ही बीएमसी है कि मुंबई में किसी तरह कुछ हासिल कर ले, और राज ठाकरे तो मुंबई से बाहर वैसे भी और नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए समस्या हुई कि मुंबई में सिर्फ एक संयुक्त रैली ऑर्गेनाइज कर पाए, और ये रैली तो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने भी कर ली थी। तो इनके साथ समस्या ये है कि जमीनी स्तर पर नेता कार्यकर्ता अभी फिलहाल नहीं है, और जब पार्टी इस तरह से खोखली हो और विचारधारा से भटकी हुई हो तो ऐसे में फिर परिणाम अच्छे आने बड़े मुश्किल होते हैं, और वही बुरे परिणामों को देखते हुए कारण खोजा जा रहा है। वही ये लोग विचारधारा के स्तर पर भी घिरे हुए हैं कि ये लोग अंतिम दिन तक भी अपनी विचारधारा स्पष्ट नहीं कर पाए। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप मराठी की बात करते हैं, तो आप मुस्लिम मराठियों को जो आप नियम बनाते हैं कि मराठी भाषा बोलनी चाहिए, उत्तर भारत के लोगों को बोलनी चाहिए, तो लेकिन आप उत्तर भारत के मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ आप हिंदुओं की मार पिटाई करते हैं। तो आपकी विचारधारा को लेकर भी संदेह पैदा होता है, और यही स्थिति है कि अब उद्धव ठाकरे को लेकर एक गाना चल रहा है। अब वो गाना बनाया किसने है इसकी तो कोई पुष्टि नहीं है, कहां से आया है, लेकिन ये गाना बना है, और इसका बनना भी अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन गाना ये है, उसके बोल है, उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा, ये 2 लाइन है। उससे ऊपर की लाइनें हैं, अमन का साया, रहमत का कमाल, सीने में जलती अमन की मिसाल, खुद उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा। उसके आगे तो और भी बहुत कुछ इस गाने में है। ये गाना चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें शिवसेना की फुटेज है, हालांकि किसने बनाया है जिसकी पुष्टि नहीं है, शिवसेना का कोई आधिकारिक तौर पर इससे संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन बस ये ऐसे ही चल रहा है। हो सकता है कि किसी विपक्षी की कोई शरारत हो उद्धव ठाकरे को लेकर इस तरह से दिखाने की, ये भी संभव है चुनाव में कि किसी विपक्षी दल नहीं बना दिया हो कि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण
कि लबादे में लिपटे तो हुए हैं लेकिन गाने के जरिए भी दिख जाए, तो वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन गाना ऐसा चल रहा है, और ये गाना बना क्यों है, किसी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, या किसी को बनाने की हिम्मत कैसे आई। जरूरत तो छोड़ दीजिए, बात है कि किसी को बनाने की हिम्मत कैसे आ गई कि उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा। आज तक बाला साहेब ठाकरे ने तो उद्धव ठाकरे से ज्यादा चुनाव लड़े हैं, लेकिन क्या तभी कभी इस तरह के गाने बने। बाल ठाकरे जनाब कभी कहा तो गया, लेकिन उद्धव विधानसभा में जब ये इन्होंने तुष्टीकरण का रास्ता अपना लिया, लेकिन जब तक बाला साहेब थे क्या कभी इस तरह के गाने बने, कोई शब्द सुनने को मिले, कुछ भी ऐसा सुनने को मिला हो, कोई नारा सुनने को मिला नहीं है। लेकिन अब बनाने की लोगों में हिम्मत आ रही है। कहां से आ रही है? वो हिम्मत इनकी पार्टी से आ रही है, क्योंकि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर इनसे ही जुड़े किसी व्यक्ति ने बनाया है तो और ज्यादा शर्म की बात है कि अब आपको वोट लेने के लिए ये करना पड़ रहा है। और अगर किसी इनके प्रतिद्वंदी ने बनाया है, इनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है, तो भी ये सोचने वाली बात है कि आपके लिए ऐसा बना कैसे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बनाएंगे तो लोगों को यकीन हो सकता है। आपकी स्थितियां ऐसी रही हैं, आपके बयान, आपके काम ऐसे रहे हैं कि लोगों को हैरानी नहीं होती है कि उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा। अब ये बात लोगों को ऐसा अजीब नहीं लगती है कि आपने ऐसे काम कर दिए हैं, और आपने अपने प्रतिद्वंदियों को भी ये मौका दे दिया है कि वो आपके लिए ये सब बना सके। हालांकि किसने बनाया है इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, बस सोशल मीडिया पर ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपका तुष्टीकरण है जो दूसरों को मौका देता है। आप अभी भगवा गार्ड बना रहे हैं बूथों पर नजर रखने के लिए, लेकिन इस भगवा गार्ड को क्या आप मालेगांव में भेज पाएंगे? क्या आप संभाजी नगर के उन इलाकों में भेज पाएंगे जहां पर औरंगाबाद नाम रखने के लिए आवाजें उठती हैं, जहां पर इम्तियाज जलील सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं औरंगाबाद का सांसद था और औरंगाबाद का ही रहूंगा, जो अभी उसी पहचान के साथ उसी दंभ में जी रहे हैं? तो क्या आप वहां पर अपना भगवा दस्ता भेजेंगे और उसका नाम क्या भगवा ही रखेंगे, भगवा गार्ड का नाम, या फिर वहां कुछ हरा गार्ड नाम रखेंगे? तो ये उद्धव ठाकरे जरा बताए कि भगवा गार्ड वो कहां कहां भेजने वाले हैं, या सिर्फ उन्हीं इलाकों में भेजेंगे जहां भेजने की उनमें हिम्मत रह गई है। तो यहाँ पर इनके ये सारी चीजें लोगों के सामने इस वक्त हैं, और इन्हें लगता है कि जब इन बिखरे हुए हालात हैं, पार्टी बिखरी है, विचारधारा बिखरी हुई है, तो ऐसे में लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे? जब हमारे अपने नेता जा रहे हैं तो लोगों से हमें वोट किस आधार पर मिलेगा? हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिन्हें बाला साहेब ठाकरे जिसको छोड़ चुके थे। आप विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारा, आप लोगों के मन में मनमुटाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आधार पर वोट चाहते हैं। पर लोगों के सामने लोगों को चीजें दिखती भी हैं और वो विधानसभा चुनाव से उन्हें वो हकीकत दिख रही है। तो इसीलिए इनके ये जो वोट चोरी, फलाना चोरी, ढिकना चोरी का सब जो आरोप लग रहा है, वो आप समझिए नतीजों के बाद की तैयारी है, उसके बाद ठीकरा फूटना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।